नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां मैं आपके लिए हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूं। और मैंने अब शुरू की हुई है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो सखियां, जो एक श्रृंखला में सुना रही हूं, क्योंकि इस कहानी में दो सखियां पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के साथ बात करती हैं, एक दूसरे को अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताती हैं। इनमें से एक सहेली पद्मा आधुनिक विचारधारा की है। उसने प्रेम विवाह किया है, लेकिन अपने पति से वह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्रेम में जिस तरह का समर्पण, जिस तरह का सहभागिता वह चाहती थी, वह शायद उसको मिल नहीं रही थी। तो वह अपने जीवन से थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन आपसी गलतफहमियों के चलते उसके पति उसको छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ दूसरी सखी चंदा परंपरागत विचारों को मानती है और अपने पिता के बताए हुए वर्ण से ही वह विवाह करती है। उसके ऊपर भी घर में कई तरह की परेशानियां आती हैं। उसके सास और उसकी ननद का व्यवहार उसके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अपने प्रेम और समर्पण से वह उन सब को अपना बना लेती है। उसके जीवन सुखमय हो जाता है। पिछले वीडियो में इसी की बारे में चंदा ने अपनी सखी को लिखा था। अब पद्मा की बारी है। पद्मा अपनी सहेली चंदा को पत्र में लिखती है, प्यारी बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई। तुम मुझे कितना ही बुरा कहो, पर मैं अपनी इस तरह की दुर्गति नहीं सह सकती, किसी तरह से नहीं। मैंने या तो अपने प्राण ही दे दिए होते या फिर उस सास का मुंह न देखती। तुम्हारा सीधापन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी सास भक्ति तुम्हें मुबारक हो। मैं तो तुरंत आनंद के साथ चली जाती और चाहे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़ती, उस घर में कदम न रखती। मुझे तुम्हारे ऊपर दया नहीं, क्रोध आता है, इसलिए कि तुम में स्वाभिमान नहीं है। तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासों और पुरुषों का मिजाज आसमान चढ़ा रखा है। जहन्नुम में जाए ऐसा घर जहाँ अपनी इज्जत नहीं। मैं पति प्रेम भी इन दामों पर न लूँ। तुम्हें 19वीं सदी में जन्म लेना चाहिए था। उस वक्त तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होती। इस स्वाधीनता और नारी स्वत्व के नवयुग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो। यह सीता और दमयंती का युग नहीं है। पुरुषों ने बहुत दिनों तक राज्य किया है, अब स्त्री जाति का राज्य होगा। मगर अब तुम्हें अधिक न कोसूंगी। अब मेरा हाल सुनो। मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी की खबर छपवा दूंगी। फिर ख्याल आया, यह समाचार छपते ही मित्रों का तांता लग जाएगा। कोई मिजाज पूछने आएगा, कोई देखने आएगा। फिर मैं कोई रानी तो हूँ नहीं जिसकी बीमारी का बुलेटिन रोज छापा जाएगा। ना जाने लोगों के दिलों में कैसे कैसे विचार आ जाएं। यह सोचकर मैंने पत्र में छपवाने का विचार छोड़ दिया। दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही होगी, लिख नहीं सकती। कभी मन में आता जहर खा लूं, कभी सोचती कहीं उड़ जाऊं। विनोद के संबंध में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगी जब मैंने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था। मैं उनसे सब कुछ लेना चाहती थी, पर देना कुछ न चाहती थी। मैं चाहती थी वह आठों पहर भ्रमर की भांति मुझ पर मंडराते रहें, पतंग की भांति मुझे घेरे रहें। उन्हें किताबों और पत्रों में मग्न बैठे देखकर मुझे झुंझलाहट होने लगती थी। मेरा अधिकांश समय अपने ही बनाव श्रृंगार में कटता था। उनके विषय में मुझे कोई चिंता ही न होती थी। अब मुझे मालूम हुआ कि सेवा का महत्व रूप से कहीं अधिक है। रूप मन को मुक्त कर सकता है, पर आत्मा को आनंद पहुंचाने वाली कोई दूसरी ही वस्तु है। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। मैं प्रातःकाल मैके जाने की तैयारियां कर रही थी। ये घर मुझे फाड़े खाता था कि सहसा डाकिये ने मुझे एक पत्र दिया। मेरा हृदय धक धक करने लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से पत्र लिया, पर सिरनामे पर विनोद की परिचित हस्तलिपि न थी। लिपि किसी स्त्री की थी, इसमें संदेह न था, पर मैं उससे सर्वथा अपरिचित थी। मैंने तुरंत पत्र खोला और नीचे की तरफ देखा तो चौंक पड़ी। वह कुसुम का पत्र था। मैंने एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ लिया। लिखा था, बहन, विनोद बाबू 3 दिन यहाँ रहकर बम्बई चले गए। शायद विलायत जाना चाहते हैं। 3-4 दिन बम्बई रहेंगे। मैंने बहुत चाहा कि उन्हें दिल्ली वापस कर दूं, पर वे किसी भी तरह से राजी ना हुए। तुम उन्हें नीचे लिखे हुए पते से तार दे दो। मैंने उनसे यह पता पूछ लिया था। उन्होंने मुझे ताकीद भी की थी कि इस पते को गुप्त रखना, लेकिन तुमसे क्या पड़ता। तुम तुरंत तार दे दो, शायद रुक जाएं। वह बात क्या हुई? मुझसे विनोद ने तो बहुत पूछने पर भी कुछ नहीं बताया, पर वह बहुत दुखी थे। तुम ऐसे आदमी को भी अपना ना बना सकी, इसका मुझे आश्चर्य है। पर मुझे इसकी पहले ही शंका थी। रूप और गर्व में दीपक और प्रकाश का संबंध है। गर्व रूप का प्रकाश है।
मैंने पत्र रख दिया और उसी समय विनोद के नाम तार भेज दिया। बहुत बीमार हूँ, तुरंत आओ। मुझे आशा थी विनोद तार द्वारा जवाब देंगे, लेकिन सारा दिन गुजर गया और कोई जवाब ना आया। बंगले के सामने से कोई साइकिल निकलती तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती थी कि शायद तार वाला चपरासी हो। रात को भी तार का इंतज़ार करती रही। तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि विनोद आ रहे हैं, इसलिए तार भेजने की ज़रूरत न समझी होगी। अब मेरे मन में फिर शंकाएं उठने लगी। विनोद कुसुम के पास क्यों गए? कहीं कुसुम से उन्हें प्रेम तो नहीं है? कहीं उसी प्रेम के कारण तो वह मुझसे विरक्त नहीं हो गए? कुसुम कोई कौशल तो नहीं कर रही है? उसे विनोद को अपने घर ठहराने का क्या अधिकार था? इस विचार से मेरा मन बहुत क्षुब्ध हो उठा। अब मुझे कुसुम पर क्रोध आने लगा। अक्सर दोनों में पहले बातें होती थीं। अवश्य दोनों में बहुत दिनों से पत्र व्यवहार हो रहा होगा। मैंने फिर कुसुम का पत्र पढ़ा और अब की उसके प्रत्येक शब्द में मेरे लिए कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी। निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसूं। आधा पत्र लिख भी डाला, पर फिर उसे फाड़ दिया। उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा। तुमसे कभी भेंट होगी तो वह पत्र दिखलाऊंगी। जो कुछ मुंह में आया बक डाला, लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई जो कुसुम के पत्र की हुई थी। लिखने के बाद मालूम हुआ कि वह किसी विक्षिप्त हृदय की बकवास है। मेरे मन में यही बात बैठती जाती थी कि वह कुसुम के पास है, वही छलनी उन पर अपना जादू चला रही है। यह दिन भी बीत गया। डाकिया कई बार आया, मैंने उसकी ओर आंख भी ना उठाई। चंदा, मैं नहीं कह सकती मेरा हृदय कितना तिलमिला रहा था। अगर कुसुम उस समय मुझे मिल जाती तो मैं ना जाने क्या कर डालती। रात को लेटे लेटे ख्याल आया, कहीं ये यूरोप ना चले गए हों। जी बेचैन हो उठा। सिर में ऐसे चक्कर आने लगा मानो पानी में डूबी जाती हूँ। अगर ये यूरोप चले गए तो फिर तो कोई आशा नहीं। मैं उसी वक्त उठी और घड़ी पर नज़र डाली। 2 बजे थे। नौकर को जगाया और तार घर जा पहुँची। बाबूजी कुर्सी पर लेटे लेटे सो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली। मैंने रसीदी तार दिया। जब बाबूजी तार दे चुके तो मैंने पूछा, इसका जवाब कब तक आएगा? बाबूजी ने कहा, यह प्रश्न किसी ज्योतिषी से कीजिएगा। कौन जानता है वह कब जवाब दें। तार का चपरासी ज़बरदस्ती तो उनसे जवाब नहीं लिखवा सकता। अगर कोई और कारण ना हो तो 8-9 बजे तक जवाब आ जाना चाहिए। घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है। ऐसा निरर्थक प्रश्न करके मैं स्वयं लज्जित हो गई। बाबूजी ने अपने मन में मुझे कितना मूर्ख समझा होगा। खैर, मैं वहीं बेंच पर बैठ गई और तुम्हें विश्वास ना आएगा, 9 बजे तक वहीं बैठी रही। सोचो कितने घंटे हुए, पूरे 7 घंटे। सैकड़ों आदमी आए और गए, पर मैं वहीं जमी रही। जब तार का डमी खटकता मेरे हृदय में धड़कन होने लगती, लेकिन इस भय से कि कहीं बाबूजी झल्ला ना उठे, कुछ पूछने का साहस ना करती थी। जब दफ्तर की घड़ी में 9 बजे तो मैंने डरते डरते बाबू से पूछा, क्या अभी तक जवाब नहीं आया? बाबू ने कहा, आप तो यहीं बैठी हैं, जवाब आता तो क्या मैं खा डालता? मैंने बेहयाई करके फिर पूछा, तो क्या अब ना आवेगा? बाबू ने मुंह फेर कर कहा, और 2-4 घंटे बैठे रहिए। बहन, ये व्यंग्य बाण शर की तरह हृदय में लगा। आंखें भर गई, लेकिन मैं वहाँ से टली नहीं। अब भी आशा बंधी हुई थी कि शायद जवाब आता हो। जब 2 घंटे और गुजर गए तब मैं निराश हो गई। हाय, विनोद ने मुझे कहीं का न रखा। मैं घर चली तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। रास्ता ना सूझता था। सहसा पीछे से एक मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। मैं रास्ते से हट गई। उस वक्त मन में आया, इस मोटर के नीचे लेट जाऊं और जीवन का अंत कर दूं। मैंने आंखें पहुंचकर मोटर की ओर देखा। भुवन बैठा हुआ था। उसकी बगल में बैठी थी कुसुम। ऐसा जान पड़ा अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों से समाकर सिर से निकल गई हो। मैं उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन मोटर रुक गई। कुसुम उतरकर मेरे गले से लिपट गई। भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा, मानो मुझे जानता ही नहीं। निर्दयी, धूर्त। कुसुम ने पूछा, मैं तो तुम्हारे पास जाती थी बहन, वहाँ से कोई खबर आई? मैंने बात टालने के लिए कहा, तुम कब आई? भुवन के सामने मैं अपनी विपत्ति कथा न कहना चाहती थी। कुसुम ने कहा, आओ कार में बैठ जाओ। तो मैंने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। अवकाश मिले तो एक बार घर चली आना। कुसुम ने मुझसे आग्रह न किया। कार में बैठकर चली गई। मैं खड़ी ताकती रह गई। ये वही कुसुम है या कहीं और? कितना बड़ा अंतर हो गया है। मैं घर चली तो सोचने लगी, भुवन से इसकी जान पहचान कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनोद ने इसे मेरी टो लेने के लिए भेजा हो? भुवन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं आई है?
मैं घर पहुंचकर बैठी ही रही कि कुसुम आ पहुंची। अब कि वह मोटर में अकेली न थी, विनोद बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर ठिठक गई। चाहिए तो यह था कि मैं दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती, मोटर से उतार लाती, लेकिन मैं अपनी जगह से हिली तक ना, मूर्ति की तरह अचल बैठी रही। मेरी माननी प्रकृति अपना उद्दंड स्वरूप दिखाने को विकल हो उठी थी। एक क्षण में कुसुम ने विनोद को उतारा और उसका हाथ पकड़े हुए लेकर आई। उस वक्त मैंने देखा कि विनोद का मुख बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह इतने अशक्त हो गए थे कि अपने सहारे खड़े भी न रह सकते थे। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों, तुम्हारा ये क्या हाल है? कुसुम ने कहा, हाल पीछे पूछ लेना, जरा इनकी चौपाई झटपट बिछा दो और थोड़ा दूध मंगवा दो। मैंने तुरंत चारपाई बिछाई और विनोद को उस पर लेटा दिया, और दूध तो रखा हुआ था। कुसुम इस वक्त मेरी स्वामिनी बनी हुई थी। मैं उसके इशारों पर नाच रही थी। चंदा, इस वक्त मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है वह मुझ पर नहीं। मैं इस योग्य ही कहाँ हूँ? मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिए तड़फड़ा रहा था, लेकिन कुसुम एक पल के लिए भी विनोद के पास से न टलती थी। मैं इतनी मूर्ख हूँ कि अवसर पाने पर इस दशा में भी विनोद से प्रश्नों का तांता बांट देती। विनोद को जब नींद आ गई, मैंने आंखों में आंसू भरकर कुसुम से पूछा, बहन, इन्हें क्या शिकायत है? मैंने तार भेजा, उसका जवाब नहीं दिया। रात 2 बजे एक और जवाबी तार भेजा। 10 बजे तक तार घर बैठी रही, जवाब की राह देखती रही। वहाँ से लौट रही थी जब तुम रास्ते में मिली। ये तुम्हें कहाँ मिले? कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और बोली, पहले तुम ये बताओ कि भुवन का क्या मामला है? देखो, साफ कहना। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, तुम ये प्रश्न पूछकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो। तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था कि इस बात में कोई सार नहीं है। विनोद को केवल भ्रम हो गया। इस पर वह बोली, बिना किसी कारण के? तो मैंने कहा, हाँ, मेरी समझ में तो कोई कारण ना था। इस पर वह बोली, मैं इसे नहीं मानती। तुम क्यों नहीं कहती कि विनोद को जलाने, चढ़ाने और जगाने के लिए तुमने ये स्वांग रचा था? कुसुम की सूझ पर मैं चकित हो गई और मैंने कहा, वह तो केवल दिल लगी थी। इस पर वह बोली, तुम्हारे लिए दिल लगी थी? विनोद के लिए वज्रपात से कम ना था। तुमने इतने दिनों उनके साथ रहकर भी इनको न समझा। तुमने अपने बनाव संवार के आगे उन्हें समझने की कहीं फुर्सत ही नहीं थी। कदाचित तुम समझती हो कि तुम्हारी ये मोहिनी मूरत ही सब कुछ है। मैं कहती हूँ, इसका मूल्य 2-4 महीने से ज़्यादा नहीं है। स्थायी वस्तु कुछ और ही है। मैंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, विनोद को मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। कुसुम ने हंसकर कहा, यही तो वह नहीं कर सकते। तुमसे ऐसी बात पूछना उनके लिए असंभव था। वह उन प्राणियों में है जो स्त्री की आंखों से गिरकर जीते नहीं रह सकते। स्त्री या पुरुष, किसी के लिए भी वह किसी भी प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते। वह प्रत्येक प्राणी के लिए पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक हैं। मन और इच्छा के सिवा वह कोई बंधन स्वीकार नहीं करते। इस विषय पर मेरी उनसे खूब बातें हुई हैं। खैर, मेरा पता उन्हें मालूम था ही, यहाँ से सीधे मेरे पास पहुँचे। मैं समझ गई आपस में पटी नहीं। मुझे तुम्हीं पर संदेह हुआ। मैंने पूछा, क्यों? मुझ पर तुम्हें क्यों संदेह हुआ? तो वह बोली, इसलिए कि मैं तुम्हें पहले ही परख चुकी हूँ। तो मैंने कहा, अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं? तो वह बोली, नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं, परंपरा है। मैं इस समय स्पष्ट बातें कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा करना। तो मैंने कहा, नहीं, विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है उससे अधिक अपने आप से है। कम से कम 10 दिन पहले यही बात थी, अन्यथा यह नौबत ही क्यों आती। विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास आए, 2-3 दिन रहकर बम्बई चले गए। मैंने बहुत पूछा पर कुछ बतलाया नहीं। वहाँ उन्होंने एक दिन विष खा लिया। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। बम्बई पहुँचते ही उन्होंने मेरे पास एक पत्र लिखा था। उसमें यहाँ की सारी बातें लिखी थी और अंत में लिखा था, मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ। अब मेरे लिए मौत के सिवा कोई और उपाय नहीं। मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं यह पत्र पाकर घबरा गई और उसी वक्त बम्बई रवाना हो गई। जब वहाँ पहुँची तो विनोद को मरणासन पाया। जीवन की कोई आशा नहीं थी। मेरे एक संबंधी वहाँ डॉक्टरी करते हैं। उन्हें लाकर दिखाया तो वह बोले, इन्होंने जहर खा लिया है। तुरंत दवा दी गई। 3 दिन तक डॉक्टर साहब ना दिन को दिन समझे, ना रात को रात, और मैं तो एक क्षण के लिए भी विनोद के पास से ना हटी। खैर, तीसरे दिन इनकी आंख खुली। तुम्हारा पहला तार मुझे मिला था, पर उसका जवाब देने की फुर्सत किसे थी?
3 दिन और बम्बई रहना पड़ा। विनोद इतने कमज़ोर हो गए थे कि इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए असंभव था। चौथे दिन मैंने जब उनसे यहाँ आने का प्रस्ताव किया तो वह बोले, मैं अब वहाँ ना जाऊँगा। जब मैंने बहुत समझाया तो वह इस शर्त पर राज़ी हुए कि पहले मैं वहाँ जाकर वहाँ की परिस्थिति देख कर आऊँ। मेरे मुंह से निकला, हाय मैं कितनी अभागिनी हूँ। इस पर वह बोली, अभागिनी नहीं हो बहन, केवल तुमने विनोद को समझा ना था। वह चाहते थे कि मैं अकेली आऊँ, पर मैंने उन्हें इस दशा में वहाँ छोड़ना उचित ना समझा। परसों हम दोनों वहाँ से चले। यहाँ पहुँचकर विनोद तो वेटिंग रूम में ठहर गए और मैं पता पूछती हुई भुवन के पास पहुँची। भुवन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो पड़ा। उसने मुझे यहाँ तक कह डाला कि तुमने उसे बुरी तरह दुत्कार दिया है। आँख का बुरा आदमी है पर दिल का बुरा नहीं है। उधर से जब मुझे संतोष हो गया तो रास्ते में तुमसे भेंट हो जाने पर रहा सहा भ्रम भी दूर हो गया, तो मैं विनोद को तुम्हारे पास लाई। अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे आशा है इस दुर्घटना ने तुम्हें इतना सचेत कर दिया होगा कि फिर ऐसी नौबत ना आएगी। आत्मसमर्पण करना सीखो। भूल जाओ कि तुम सुंदरी हो। आनंद में जीवन का यही मूल मंत्र है। मैं डींग नहीं मारती, लेकिन चाहूँ तो आज विनोद को तुमसे छीन सकती हूँ। लेकिन रूप में मैं तुम्हारे तलुओं के बराबर भी नहीं हूँ। रूप के साथ अगर तुम सेवा भाव धारण करो तो तुम अजेय हो जाओगी। मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली, बहन तुमने मेरे पर जो उपकार किया है उसके लिए मरते दम तक तुम्हारी ऋणी रहूँगी। तुम ना सहायक होती तो आज ना जाने क्या गति होती। बहन कुसुम कल चली जाएगी। मुझे तो वह कोई देवी सी दिखती है। जी चाहता है उसके चरण धो धो कर पीऊँ। उसके हाथों मुझे विनोद ही नहीं मिला है, सेवा का सच्चा आदर्श, स्त्री का सच्चा कर्तव्य ज्ञान भी मिला है। आज से मेरे जीवन का नवयुग आरंभ होता है, जिसमें भोग और विलास नहीं, सुहृदता और आत्मीयता की प्रधानता होगी। तुम्हारी पद्मा। और इस तरह से पद्मा की कहानी की भी एक अच्छी शुरुआत होती है। वह अपने जीवन में रूप को, आमोद प्रमोद को ही सार समझ बैठी थी। उसने अपने पति पर तो यह आरोप लगाया कि वह उनसे अपनी बातों को साझा नहीं करते, लेकिन वह खुद का आईना देखना भूल गई कि वह खुद अपने पति के साथ कब बैठी, कब उनके साथ उसने अपने मन की बातें की हैं। सच्चे वैवाहिक जीवन में जब तक आत्मसमर्पण नहीं होता, तब तक विवाह का ना तो सुख आता है और ना ही यह हमेशा के लिए रहता है। आज की दुनिया में भी हम देखेंगे हमारे आसपास कई इस तरह के जोड़े होंगे जो आपस में बातचीत नहीं करते हैं। बातचीत करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं या हम अपने बच्चों की बातें कर रहे हैं। बातचीत का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे के जीवन में जो घटित हो रहा है उसके बारे में हमारे क्या विचार हैं, हम मिलकर एक दूसरे के जीवन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसकी बहुत महत्ता है। अतः इस कहानी में जो दो सहेलियों की बातें बताई हैं, इन दोनों में ही हमने ये देखा है कि दोनों में कुछ ना कुछ परेशानियां रहीं, लेकिन सच्चे प्यार और समर्पण से दोनों ने ही अपने जीवन का सुख पा लिया है। और हमें भी इन कहानियों से मिलने वाले सार को अपने जीवन में लेना चाहिए और कभी भी हमारे अपने रिलेशन में, हमारे अपने संबंधों में संवादहीनता की स्थिति नहीं आनी चाहिए। आजकल जो हमारे जीवन में दुख क्लेश होता है, इसका कारण यही है कि हम अपने मन में कुछ सोचते हैं, हम बताते कुछ और हैं, आपस में बातचीत कम करते हैं और वाद विवाद ज़्यादा होता है। इसलिए इस कहानी से शिक्षा लेकर हमें भी अपने जीवन में वाद संवाद, बातचीत के महत्व को समझना चाहिए और इसे बरकरार रखना चाहिए। कई बातों से सुलझ जाती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कहानी से हमारे सुनने वालों को भी अपने जीवन में एक नई प्रेरणा मिलेगी और हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बातचीत से दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।